नमस्कार। आज हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी कह सकते हैं कि सांस लेता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बहुत ही खास, बहुत ही प्राचीन मंदिर की कहानी बताते हैं। एक ऐसा मंदिर जो शायद पहली नजर में उतना भव्य ना लगे, हाँ, जैसे दक्षिण भारत के विशाल पत्थर के मंदिर होते हैं वैसा नहीं। लेकिन उसकी अहमियत शायद उनसे भी कहीं ज्यादा है। किसी से कम तो बिल्कुल नहीं। और यही आज हमारी गहरी पड़ताल का विषय है, भीतरगांव मंदिर। अब देखिए, जब हम प्राचीन मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? विशाल पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, बारीक नक्काशी, यही सब। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर भीतरगांव मंदिर सबसे अलग खड़ा दिखाई देता है। और वो इसलिए अनोखा है क्योंकि वो पत्थर या लकड़ी का नहीं है। वो बना है पकी हुई ईंटों से। पकी हुई ईंटों से। हाँ, और ये कोई, आप समझिए, कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से ये भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक है जो आज भी खड़ा है। तो आज हमारा लक्ष्य सिर्फ इस मंदिर को देखना नहीं है, बल्कि इस एक इमारत के जरिए हम भारत के उस दौर को समझने की कोशिश करेंगे जिसे स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल। हाँ, गुप्त काल की वास्तुकला, उनकी तकनीक, उनकी कला, हम इन सब की गहराइयों में उतरेंगे। और ये देखेंगे कि कैसे मिट्टी से बनी ईंटें एक पूरे साम्राज्य की कहानी कह सकती हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये मंदिर है कहाँ और हम किस समय की बात कर रहे हैं? देखिए, ये मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर से कुछ दूर भीतरगांव नाम की एक जगह पर है। ठीक है। और जहां तक समय की बात है तो पुरातात्विदों का मानना है कि इसका निर्माण हुआ था लगभग 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी, यानी आज से कोई 1500 साल पहले। हाँ बिल्कुल। ये तो गुप्त साम्राज्य के दौर था और इस काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या उस दौर में सच में ऐसा कुछ खास हो रहा था जो इसे स्वर्ण युग बनाता है? ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उस दौर की उपलब्धियों का, कह सकते हैं कि एक निचोड़ है। सोचिए जरा, ये वो समय था जब कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटक लिख रहे थे, जो आज भी दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। बिल्कुल। ये वो समय था जब आर्यभट्ट पृथ्वी के घूमने और सूर्य ग्रहण के पीछे का विज्ञान दुनिया को समझा रहे थे। और शून्य की अवधारणा भी तो। हाँ, उन्होंने ही शून्य की अवधारणा को एक नई पहचान दी, जिसके बिना आज का कंप्यूटर विज्ञान भी अधूरा होता। ये एक ऐसा समय था जब समाज में हर तरफ एक जबरदस्त रचनात्मक और बौद्धिक ऊर्जा थी। सही शब्द है, ऊर्जा। लोग सिर्फ पुरानी चीजों को दोहरा नहीं रहे थे, वो नए विचार बना रहे थे, नई खोजें कर रहे थे। और यही आत्मविश्वास, यही सोच उनकी वास्तुकला में भी दिखती होगी। बिल्कुल दिखती है। गुप्त काल से पहले मंदिर अक्सर लकड़ी या दूसरी ऐसी चीजों से बनते थे जो समय के साथ खत्म हो गईं। अच्छा। लेकिन गुप्तों ने स्थायी मजबूत ढांचों का निर्माण शुरू किया और भीतरगांव मंदिर इसी बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये उस आत्मविश्वास से भरे समाज का प्रतीक है जो जानता था कि वो जो बना रहा है वो आने वाली सदियों के लिए एक विरासत होगी। और यहीं पर वो ईंटों वाली बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ। उस युग में जब भव्यता का मतलब ही पत्थर को तराशना था, तब किसी ने ये फैसला क्यों किया कि हम ईंटों का इस्तेमाल करेंगे? क्या ये सिर्फ इसलिए था कि गंगा के मैदानी इलाकों में पत्थर आसानी से नहीं मिलता? ये एक वाजिब सवाल है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि पत्थर की कमी एक वजह रही होगी। हाँ, लेकिन कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। उस दौर में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करना सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत ही उन्नत तकनीक का प्रदर्शन था। थी। जरा उस प्रक्रिया की कल्पना कीजिए। आपको लाखों ईंटें बनानी है और हर ईंट का आकार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ताकि दीवारें सीधी बने। सीधी और मजबूत। फिर उन कच्ची ईंटों को भट्टी में इतने सटीक तापमान पर पकाना है कि वो न कच्ची रहें न चटक जाएं। ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, परिष्कृत प्रक्रिया थी। अच्छा। भीतरगांव मंदिर की ईंटें आज 1500 साल बाद भी इतनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ये उस समय के कारीगरों की विशेषज्ञता का जीता जागता सबूत है। जब आप इस तरह बताते हैं तो ये सोचना ही हैरान करता है। वैसे उस समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तो ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे रोमन साम्राज्य में। बहुत अच्छा बिंदु है। रोमन लोग भी पकी हुई ईंटों के बेहतरीन निर्माता थे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बड़े बड़े एक्वेडक्ट्स और इमारतें बनाई। तो फिर यहाँ क्या खास था? भीतरगांव में जो खास है वो है इन ईंटों का कलात्मक उपयोग। यहाँ ईंटें सिर्फ ढांचा खड़ा करने के लिए नहीं है, उन्हें तराश कर उन पर नक्काशी करके सजावट का काम भी लिया गया है। अच्छा, ईंटों पर ही नक्काशी। हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय कारीगरों ने इस सामग्री को सिर्फ एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह नहीं
बल्कि एक कलात्मक माध्यम की तरह देखा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ईंटों का चुनाव एक तरह का ऐलान था। वो कह रहे थे, देखो, हम मिट्टी जैसी साधारण चीज से भी कुछ असाधारण, कुछ स्थायी और कुछ बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का फैसला नहीं था, ये एक सांस्कृतिक आत्मविश्वास था। ये साबित करता है कि उस समय के निर्माता अपनी सामग्री और उसकी क्षमताओं को कितनी गहराई से समझते थे। तो ये कमाल की ईंटें तो बन गई, लेकिन इनसे उन्होंने खड़ा क्या किया? आज अगर कोई वहां जाए तो उसे क्या दिखाई देगा? मंदिर की बनावट कैसी है? मंदिर की योजना बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली है। सबसे पहले आपको एक ऊंचा चबूतरा दिखेगा जिस पर यह पूरा मंदिर बना है। ठीक है। इसके केंद्र में एक छोटा वर्गाकार कमरा है, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह यानी मंदिर का दिल, सबसे पवित्र हिस्सा। बिल्कुल, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। और हमारे स्रोतों के अनुसार ये मंदिर शायद भगवान विष्णु को समर्पित था। तो हम सोच सकते हैं कि उस गर्भगृह में विष्णु की एक भव्य मूर्ति रही होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन गर्भगृह के ऊपर जो है वो इस मंदिर की असली पहचान है, इसका ऊंचा पिरामिड जैसा शिखर। हाँ, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर पतला होता जाता है और इसकी बनावट में एक घुमाव है, एक वक्र है। ये सिर्फ एक छत नहीं है, ये आकाश की ओर उठता हुआ भक्ति का एक प्रतीक है। और मैंने पढ़ा है कि इस शिखर का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि एक पूरी शैली की शुरुआत है, जिसे नागर शैली कहते हैं। सही। मेरे मन में ये सवाल आता है कि नागर का मतलब क्या है? क्या इसका शहर यानी नगर से कोई लेना देना है? ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। विद्वानों में इस पर बहस है, लेकिन एक थ्योरी यही है क्योंकि ये शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत के नगरों और मैदानी इलाकों में विकसित हुई। अच्छा। इसलिए इसे नागर कहा गया, दक्षिण की द्रविड़ शैली के मुकाबले। इसकी पहचान ही यही है, एक ऊंचा चबूतरा और ये घुमावदार शिखर, जिसे तकनीकी भाषा में वक्री रेखीय कहते हैं। तो इसका मतलब भीतरगाम मंदिर एक तरह से उन सभी भव्य मंदिरों का पूर्वज है जो हम आज उत्तर भारत में देखते हैं। हाँ। जैसे खजुराहो के मंदिर या उड़ीसा के मंदिर, क्या उन सब की जड़ें इस एक ईंटों वाली इमारत में छिपी हैं? बिल्कुल, आप इसे एक आर्किटेक्चरल प्रोटोटाइप कह सकते हैं। प्रोटोटाइप? हाँ, खजुराहो या कोणार्क में हम इसी नागर शैली का विकसित और कहीं ज्यादा अलंकृत रूप देखते हैं, लेकिन वो जो मूल विचार है, एक गर्भगृह और उसके ऊपर एक घुमावदार शिखर, हाँ, उसकी सबसे पुरानी और साफ झलक हमें भीतरगांव में ही मिलती है। इसने भविष्य की सदियों के लिए एक डिजाइन की नींव रखी। इसीलिए ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला के इतिहास का एक जिंदा अध्याय है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक हर चीज में एक कहानी है। लेकिन मंदिर की बाहरी दीवारों का क्या वे सादी हैं? दीवारें काफी मोटी हैं, जो इसकी मजबूती का एक राज है, लेकिन वे बिल्कुल सादी नहीं हैं। इन दीवारों पर बाहर की तरफ जगह जगह आले या ताखे बने हुए हैं। ताखें? और इन्हीं ताखों में इस मंदिर का असली खजाना छिपा था। असली खजाना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ टेराकोटा की पट्टिकाओं की। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी? बिल्कुल। दीवारों पर पत्थर की नक्काशी नहीं, बल्कि मिट्टी को पकाकर बनाई गई सुंदर कलाकृतियां लगी थीं। ये इस मंदिर की एक और बहुत बड़ी खासियत है। तो यहाँ भी उन्होंने मिट्टी का ही इस्तेमाल किया। सजावट के लिए भी इन पट्टिकाओं पर बना क्या था? ये किस तरह की कहानियां कहती थीं? ये पट्टिकाएं उस दौर के जीवन और आस्था का एक आईना है। इन पर अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियां थीं। जैसे? शायद विष्णु के अलग अलग अवतार, जैसे वराह अवतार या नरसिंह अवतार। साथ ही पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए थे। कल्पना कीजिए, एक पैनल में शायद गजेंद्र मोक्ष का दृश्य है, जहां हाथी की पीड़ा और विष्णु के आगमन का भाव मिट्टी में उकेरा गया है। बिल्कुल। यानी ये एक तरह से उस समय की चित्रकथा या कॉमिक बुक जैसी रही होगी। बहुत अच्छा सोचा आपने। जिसे देखकर आम लोग भी उन कहानियों को समझ सकते थे, जो शायद पढ़ लिख नहीं सकते थे। बिल्कुल सही। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये संवाद का एक माध्यम थी। इसके अलावा इन पर उस समय के समाज की झलक भी मिलती है। पशु पक्षी जैसे मोर, हाथी, पौराणिक जीव। और सुंदर डिजाइन भी होंगे। हाँ, सुंदर ज्यामितीय डिजाइन, फूलों की लताएं। जरा उन कारीगरों के बारे में सोचिए, जिनकी उंगलियों में क्या जादू रहा होगा कि वे गीली मिट्टी से इतने सजीव और भावपूर्ण चेहरे गढ़ देते थे। ये टेराकोटा पैनल उस युग की कलात्मक आत्मा के सबूत हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो भीतरगांव मंदिर का असल महत्व क्या है? ये हमें क्या सिखाता है?
देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये हमें उत्तर भारत में मंदिर निर्माण के विकास की शुरुआती और सबसे अहम कड़ी दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे पूजा स्थल एक साधारण चबूतरे से विकसित होकर एक जटिल संरचना में बदला, जिसमें गर्भगृह, शिखर और बाहरी सजावट जैसे तत्व शामिल हुए। और ये भी कि ये भारत के उन गिने चुने सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिरों में से एक है जो आज भी खड़ा है। आपने संरचनात्मक मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, ये गुफा मंदिरों से कैसे अलग है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे समझना जरूरी है। गुप्त काल से पहले भारत में चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने की एक मजबूत परंपरा थी, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं। बिल्कुल, उसे रॉक कट वास्तुकला कहते हैं, यानी एक ही विशाल चट्टान को तराश कर ढांचा बनाया जाता है। ठीक है। लेकिन संरचनात्मक मंदिर का मतलब है एक ऐसी इमारत जिसे जमीन से ऊपर बनाया गया हो, अलग अलग इकाइयों जैसे ईंट या पत्थर को एक एक करके जोड़कर। अच्छा, और भीतरगांव इस शैली के सबसे पुराने जीवित उदाहरणों में से। तो ये एक तरह से तकनीक में एक बहुत बड़ा कदम था, पहाड़ को काटने की बजाय जमीन पर अपनी मर्जी से एक ढांचा खड़ा करना। हाँ, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल भी था। आपको गुरुत्वाकर्षण, संतुलन, सामग्री की मजबूती, इन सब का हिसाब रखना पड़ता था। सही बात है। भीतरगांव का 1500 साल तक टिके रहना हमारी प्राचीन इंजीनियरिंग की उस कुशलता की गवाही देता है जिस पर हम आज भी गर्व कर सकते हैं। कमाल है, एक अकेली इमारत हमें एक पूरे युग की तकनीक, कला, समाज और आत्मविश्वास के बारे में इतना कुछ बता सकती है। चलिए, तो आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, जरूर। हमने बात की भीतरगांव मंदिर की, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास स्थित 5वीं शताब्दी का एक गुप्तकालीन मंदिर है। हमने देखा कि ये संभवतः भगवान विष्णु को समर्पित था और इसका निर्माण उस दौर में हुआ जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक ऐसा समय जब कला और विज्ञान अपने शिखर पर थे। इसकी सबसे बड़ी और अनोखी पहचान है इसका निर्माण, जो पत्थर से नहीं बल्कि पकी हुई ईंटों से हुआ है। और ये सिर्फ एक मजबूरी नहीं, बल्कि उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसकी वास्तुकला में हमें उत्तर भारतीय नागर शैली की शुरुआती झलक मिलती है, खासकर इसके ऊंचे घुमावदार शिखर में, जिसने भविष्य के हजारों मंदिरों के लिए एक मिसाल कायम की। और आखिर में इसकी दीवारों पर लगी टेराकोटा की अद्भुत पट्टिकाएं, जिन पर देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और उस दौर के जीवन को बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। ये गुप्तकालीन कला का एक अनमोल खजाना है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, कला और आस्था का संगम है। एक ऐसी दिलासत जो हमें हमारे अतीत की गहराइयों से जोड़ती है। और यहीं पर ये एक विचार छोड़ जाता है। इस मंदिर की हर ईंट में, हर दरार में उस युग की कहानियां और आस्था बसी हुई हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर आज की हमारी इमारतें, हमारे घर, दफ्तर या मॉल 1500 साल बाद भी किसी तरह खड़े रह गए, तो उनकी दीवारें, उनकी सामग्री जैसे शीशा, स्टील और कंक्रीट, और उनका डिजाइन हमारे समय के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी कहानियों के बारे में क्या कहेंगे?